हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से हम करें साइंस के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें से हम 2018 का पेपर कर चुके हैं और 19 का भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2016 का सीटेट का पेपर सॉल्यूशन और उसमें से करेंगे हम साइंस के क्वेश्चन आंसर। वो भी सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7th के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। इसका या इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है। यानी सौम्या कोई क्लास टीचर है, वो अपने क्लास के बच्चों को, और कौन सी क्लास के, 7th क्लास के बच्चों को क्षेत्र यानी बाहर घुमाने ले जाती है। वहां उनको शैक्षिक हमारे क्षेत्र भ्रमण की जो शैक्षिक विधि है उसके द्वारा उनको शिक्षण करवाती है। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो इससे आपको पता है, अगर बाहर हम ले जाएंगे तो एक तो बच्चा उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएगा, एक बच्चे को खुद अनुभव करने का मौका मिलेगा, और एक बच्चे को जो दिखी हुई चीज है वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो वो चीज उसके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगी, बार बार वो उस चीज को भूलेगा नहीं। एक तो हम बताते हैं, वो चीज बच्चा सुन के थोड़ी देर बाद में उसको भूल जाएगा। एक वही चीज अगर बच्चा खुद से देखे तो वो चीज उसको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। इसलिए जो क्षेत्र भ्रमण की विधि है वो ज्यादा उपयोगी रहती है। तो वही हमें बताना है कि इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है, ये बात तो सही है। इससे विद्यार्थी खुद अनुभव करेंगे तो यह ठोस ही हो गया एक प्रकार से, तो ठोस ये वाला बात सही है। वह उन्हें इस प्रकार प्रोजेक्ट और दत्त कार्य घटनात्मक आंकलन के लिए दे सकती है। तो ये बात भी सही है कि वो बाहर जाएगी, वहां उसको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देगी बच्चों को कि यहाँ पे एक फ्लावर है, इसको आप देखिए, इसमें क्या क्या है, मतलब ऐसा कुछ भी करने को वो दे सकती है। तो ये बात भी सही होगी। यह विद्यार्थियों के प्रकरण कौशल का विकास करती है। तो ये बात भी सही है कि बच्चे देखेगा फिर खुद अनुभव करेगा और उसी के हिसाब से अपने विचार व्यक्त करेगा। तो ये वाली बात भी सही होगी। तो 4 नंबर क्या है, ये उसके शिक्षण समय को बचाता है। तो ये वाली बात इसमें गलत आ जाएगी क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, समय बचाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें ए बी और सी तीनों इसके उद्देश्य हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? बी नंबर यानी 2 नंबर ऑप्शन, ए बी सी इसमें तीनों है, डी नहीं है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित होगी? तो हमें बताना है कि आकलन की यानी जो बच्चे का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है, नहीं सीख रहा, तो क्यों नहीं सीख रहा, उसके लिए जो प्रायोगिक कौशल यानी प्रयोग करके हम बच्चे का उसका आकलन कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा तरीका अच्छा रहेगा कि हम क्या करें, कि ऐसा कौन सा प्रायोगिक कौशल बच्चे से करवाएं जिससे पता चले कि बच्चा कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है और कितना कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें हम सुधार कैसे करें, क्या हमारे शिक्षण विधियों में कमी है, या हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, या कोई और उसकी प्रॉब्लम है, वो सब हमें देखना है। तो देखिए ऐसा कौन सा, कागज पेंसिल से बच्चे का लिखने का कौशल का ज्यादा अच्छे से आकलन कर पाते हैं। तो ये वाली बात वैसे होगी। प्रयोग, प्रयोग करने से कुछ नहीं पता चलेगा, हो सकता है बच्चा किसी का देख के प्रयोग कर दे, वो भी बात ठीक नहीं है। जांच सूची यानी एक हम जांच कर दें कि उसकी एक चेकलिस्ट बना दें कि बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, ये ऐसा, इससे भी पता नहीं चलेगा, कोई आकलन नहीं होगा इससे। 4 नंबर पे क्या दिया, अवधारणा मानचित्र, यानी ऐसा कुछ करें कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा उसको लिखने की या उसका चित्र बनाने की कोशिश करे, या उसका कोई ऐसा अपने हिसाब से वो लिख के दिखाए कि हाँ ये चीज ये है। तो वो वाली बात इसमें सही रहेगी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रायोगिक कौशल का कौन सा उचित तरीका होगा, अवधारणा प्रति चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल की अवशोषित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट हमें लिखनी है। यानी पानी का नल खोलना है, पहले पानी का नल खोलेंगे तो आपको पता है एकदम से तेज आता है, हमें करना है कि बिल्कुल पतला पतला आने लगे, यानी उसको कम करना है। ठीक है, फिर कर दिया हमने, फिर क्या करना है कि जो रिफिल होती है उसको आवेशित कीजिए, यानी उसके पास में लाइए और देखिए कि उसके अंदर पानी डलता है या नहीं डलता। ऐसा कोई हमें प्रयोग करना है और देखना है कि क्या इससे क्या होता है, क्या कौन सा बच्चे का कौशल इससे विकसित होगा, वो हमें देखना है। तो प्रयोग भी कर रहे हैं इसमें हम।
उससे क्या हमें मिल रहा है, उसकी एक प्रकार से हमने पहले देखा कि पानी चल रहा है, इसके पास में रिफिल है और उसके अंदर पानी डल रहा है, नहीं अवलोकित किया हमने यानी देखा। फिर ये एक प्रयोग हो गया कि इसके करने से क्या हुआ, वो रिजल्ट हमें मिला। ठीक है, इससे हम सीखेंगे यानी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये रिफिल थोड़ा बड़ा होता तो पानी अच्छे से जल जाता, या पानी की जो धार बनी है वो अगर और पतली होती वो रिफिल के अंदर डल जाती। तो ऐसा कुछ हमने नया सीखा यानी कोई क्रिएटिविटी की हमने। इस प्रयोग से हमें क्या पता चलेगा, देखिए जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सब बता रहा है। अवलोकन भी किया, देखा हमने, प्रयोग भी किया हमने, और हमारी सृजनात्मकता का भी विकास हुआ। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो। क्या करना है, ठीक नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिकवाद विद्या का विषय रहा है। क्या ये बात आपको सही लग रही है कि विज्ञान की जो पद्धति है उसका अन्य विषयों के साथ ऐसा संबंध है कि हर टाइम वो विवाद विवाद में ही बना रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, विज्ञान है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली बात ही आपको गलत लग रही है, बाकी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन भी हो। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। तो ये बात तो सही है, विज्ञान के प्रयोग संशोधन द्वारा होते हैं, प्रयोगों द्वारा होते हैं, और विश्लेषण करके हम लास्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये बात तो ठीक है। विज्ञान में अनुमान अटकल का भी स्थान होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्रयोग कर रहे हैं अटक जाते हैं, फिर और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों अटके हम, क्या कमी रह गई, क्या हमारा प्रयोग सफल क्यों नहीं हुआ। तो ये वाली बात भी ठीक लग रही है। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान की तटस्थ वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। तो ये बात तो सही है, जैसे हमारे बहुत सारे नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का लगा लीजिए, कोई और लगा लीजिए, वो स्थिर ही है, वो बदलते तो नहीं रहते। तो ये बात ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और 4 नंबर जो ऑप्शन है वो विज्ञान की प्रकृति है, पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि विज्ञान पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिकवाद विद्या का विषय रहा है, ये वाली बात इसमें गलत हो जाएगी, वो ही हमें बताना था। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित रहेगी। यानी ऊर्जा संरक्षण आपको पता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा एक रूप से दूसरा रूप बदलती है, ऊर्जा स्थिर रहती है पर अपना रूप बदल लेती है। जैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, वो कुछ टाइम के अगर गति करने लग जाएंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, उसने अपना रूप बदल लिया, बल्कि नष्ट नहीं हुई है। जो स्थितिज ऊर्जा शून्य क्यों हुई, क्योंकि गतिज ऊर्जा में उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। तो ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहेंगे, क्या उससे कुछ पता चलेगा कि ऊर्जा संरक्षण के नारे लिखो, तो कोई पता चला कि कैसे ऊर्जा संरक्षण हुआ, क्या कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें गलत है। ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, हाँ ये वाली बात ठीक है कि ऊर्जा संरक्षित कैसे कर सकते हैं, ऐसा विद्यार्थियों को कोई 5 तरीके बताने हैं। तो ये वाली बात से पता चलेगा, विद्यार्थी सोचेगा, खोजने की कोशिश करेगा कि कैसे मैं ऊर्जा को सुरक्षित रख सकता हूँ। तीसरा क्या, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना, हाँ ये बात भी सही है कि अगर वो बना के देखेगा, कोई डायग्राम बनाएगा तो उसके कौशल का विकास होगा, ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया। विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करना, हाँ ये वाली बात भी ठीक है कि विद्यार्थी को अगर उसे पता है कि ऊर्जा संरक्षित होती है तो उसको अपने जीवन में लागू करना उस चीज को कि ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो इस बात को अपने जीवन में लागू करना, ये तीनों ऑप्शन ठीक है, बी सी और डी, पर ए इसमें गलत है कि नारे लिखने से कोई ऊर्जा संरक्षण का बच्चे को पता नहीं चलेगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें बी सी डी हो, पहला ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें बी सी डी दिया हुआ है, ए को कट किया है, तो इसमें 65 का 1 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उसका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है, उन ग्रहों के नाम हमें बताने, यानी हमारे सौर परिवार की बात हो रही है।
जो सूर्य है उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको मिला के क्या बन गया, हमारा सौर परिवार बन गया। तो हमें यही बताना है कि कौन से ऐसे ग्रह है जिनका जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी से छोटा है, और उनका खुद का जो परिक्रमण अपने जो अक्ष पर घूम रहे हैं वो पृथ्वी से बड़ा है। वो हमें बताना है कि ऐसे कौन से ग्रह है। तो आपको पता है बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और हमारी पृथ्वी क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसमें जीवन संभव ऐसे ग्रहों में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। और वो किस लिए, आपको पता ही है कि यहाँ पे हर प्रकार की स्थिति है, जल भी है, जो जीवन के लिए जल जरूरी है, वायु जरूरी है और भोजन जरूरी है, वो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। और पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। तो वही हमें बताना है कि ऐसा कौन से ग्रह है जो पृथ्वी के, जिनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा और परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से छोटा है। तो अब सबको पता है कि बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकट है, तो वो जल्दी चक्कर लगा लेगा। ठीक है, और फिर शुक्र आता है, फिर क्या आती है, पृथ्वी आती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो कौन सा आ जाएगा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है, बुध का तो होता है 88 दिन, और हमारी पृथ्वी का कितना है आपको पता ही होगा, कितना है हमारी पृथ्वी का, 365 से ही 1/4 दिन है, तो कम हो गया, वही हमें बताना था। और शुक्र का कितना होता है, 2 2 और 5 यानी 225 होता है। पृथ्वी का होता है 365 और 1/4, वो होता है हमारी पृथ्वी का। तो बुध और शुक्र जो ग्रह है उनका जो परिक्रमण काल होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, वो पृथ्वी से छोटा होता है। पर ये ग्रह जो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं वो वाला जो काल होता है इनका घूर्णन काल, वो पृथ्वी से ज्यादा और कितना होता है, शुक्र का जो अपने अक्ष पर घूमने का जो काल है वो कितना है, 2 4 3 दिन। और पृथ्वी कितने टाइम में घूम जाती है, 24 आवर्स में ही घूम जाती है अपने अक्ष पर। तो ठीक है, और बुध का कितना है, बुध का कितना है, 58 दिन है बुध का अपने अक्ष पर घूमने वाला। और पृथ्वी का कितना है, 24 आवर्स है। ठीक है, आपको पता चल गया कि बुध का जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी से कम होता है, पर घूर्णन काल पृथ्वी से ज्यादा है। बुध और शुक्र जो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से कम है। और शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, जो शनि हमारा ग्रह होता है उसको वलय वाला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिंग बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो बुध और शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी से कम है, वही हमें बताना था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सल्फर जिसका प्रतीक क्या है, एस, एल्यूमिनियम एयर और लोहा Fe फेरस के गलनांक कितने दिए हुए क्रम से, 113 डिग्री सेल्सियस, और एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है, 666 डिग्री सेल्सियस, और लोहे का कितना दिया हुआ है, 1535। ये इनके गलनांक के पॉइंट दिए। गलनांक क्या हो गया, जिस तापमान पर ये जो धातुएं हैं वो गलना शुरू हो जाएगी, वो होता है इनका गलनांक। गलनांक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गलने वाला टाइम। इस तापमान से ऊपर तापमान अगर हो गया तो ये धातुएं गलना शुरू हो जाएगी, पहले ये क्या रहेगी, ठोस अवस्था में रहेगी। तो सबसे ज्यादा जो धातुएं दी है उनमें सबसे ज्यादा गलनांक किसका दिया हुआ है, लोहे का दिया हुआ है, कितना, 1535। फिर दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 666, और फिर दिया हुआ है सल्फर 113। तो वही हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को सही साबित करेगा। तो पहला दिया हुआ है एस, Fe हो गया लोहा, एस हो गया सल्फर, Al हो गया एल्यूमिनियम। 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। तो देखिए
जो सल्फर का गलनांक पॉइंट था वो कितना है, 113 है। तो क्या इस पे ठोस रहेगी ये? ज्यादा तापमान हो गया, ज्यादा तापमान होते हैं तो ये पिघल जाएगी, तो ये तो ठोस नहीं रहेगी। तो ये इस बात से ये वाली बात तो गलत होगी। आगे दिया हुआ है, केवल सल्फर है 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सल्फर का गलनांक कितना दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है। तो इससे ज्यादा अगर तापमान हो गया तो ये धातु गल जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ 200 डिग्री, तो वो तो इससे ज्यादा हो गया, तो ठोस तो नहीं है ये वाली बात ऐसे गलत हो गई। तीसरा ऑप्शन क्या है, केवल Fe 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। Fe ठीक है, ठोस रहेगी 200 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है उस पे Fe ठोस रहेगी, पर Fe के साथ साथ एल्यूमिनियम भी ठोस रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो गलनांक पॉइंट है वो भी है 666 है। तो 200 तो कम हो गया, तो इस बिंदु पर जो हमारी एल्यूमिनियम है वो भी ठोस रहेगी, तो ये इस वजह से गलत हो गया। बाकी ये पॉइंट तो ठीक है, पर अगर इसमें लिखा होता कि एल्यूमिनियम और लोहा दोनों ही 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस रहेंगे तो ये वाली बात ठीक हो जाती, पर केवल लिखने की वजह से ये गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, Al और Fe यानी एल्यूमिनियम और लोहा 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होंगे। हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि जो हमारा सल्फर दिया हुआ है उसका गलनांक पॉइंट दिया हुआ है 130, तो वो 200 से कम हो गया। अगर 200 तापमान पहुंचेगा तो वो धातु तो उस टाइम गल जाएगी, तो ठोस तो नहीं रहेगी। पर एल्यूमिनियम और जो लोहा है उसके जो गलनांक पॉइंट है वो 200 से ज्यादा है, तो इस वजह से वो ठोस अवस्था में रहेंगे इस तापमान पर। तो 4 नंबर पॉइंट इसका सही हो जाएगा हमारा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V यानी जिससे हमें धारा मिल रही है वोल्टेज का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा हुआ है, जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। किससे जुड़ा है वो, R से जुड़ा है। अंत B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा वो हमें बताना है। आपको पता है कि एक परिपथ बनाया गया है, ठीक है, 20 में वोल्टेज होगी, धारा प्रभावित हो रही है तभी तो बल्ब जल रहे हैं यानी दीप्तिमान है, वो हमें बताया गया। B1 और B2 क्या है, दो बल्ब है जो दीप्तिमान है यानी धारा प्रभावित हो रही है। आर क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। तो V बराबर आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है I इक्वल टू, नहीं, V इक्वल टू I इंटू आर। आर इसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और आर V के समानुपाती होता है। क्या होता है, आर इसके जो वोल्टेज होती है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। अगर हमने क्या किया इसमें, दोनों इसको आर को मान को बढ़ा दिया है, तो जो वोल्टेज है वो बढ़ गई, ठीक है। पर इससे बल्ब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमें देखना है। बल्ब तो जल रहा है तो जलेगा, बल्ब का तो इसमें कुछ नहीं है कि धारा तो प्रभावित हो ही रही है। वी को आर को बढ़ाया तो वी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, देखना है कि B1 B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी, कम तो नहीं होगी क्योंकि समानुपाती है, आर बढ़ा है तो बी भी बढ़ेगा, ठीक है। B1 की दीप्ति कम हो जाएगी, B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वाली बात भी गलत होगी। इससे B1 और B2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे जल रहे थे वो वैसे ही जलते रहेंगे आर के परिवर्तित करने से। B2 की दीप्ति कम हो जाएगी, B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत है। B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, हाँ ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन किया, यानी दो कथन दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो डॉक्टरी तापमापी यानी थर्मामीटर का परिसर यानी जो जिस लिमिट तक ये तापमान माप सकते हैं वो कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जो थर्मामीटर डॉक्टर थर्मामीटर को होगा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापता है वो हो गया डॉक्टर थर्मामीटर। उसकी जो प्रेशर है यानी उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो ये वाली बात तो ठीक है। दूसरा क्या दिया, प्रयोगशाला जो तापमापी है उसका परिसर प्राय कहाँ से होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 तक होता है। क्या ये बात आपको सही लग रही है, जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका परिसर तो इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रयोगशाला में बहुत सारी
कोई चीज लगा लो जिनका टेम्परेचर इनसे ज्यादा भी होगा और इनसे कम भी होगा, तो उनको मापने के लिए भी तो कुछ कोई थर्मामीटर चाहिए, उसे भी प्रयोगशाला थर्मामीटर ही कहेंगे। तो ये वाली बात इसकी वजह से ये गलत होगी कि इनकी जो लिमिट है वो 10 से लेके 110 तक होती है। ये वाली बात सही नहीं है, तो ए तो ठीक है। ऐसा देखिए कौन सा कथन दिया हुआ है कि जिसमें ए तो सही दिया और बी गलत दिया हो। कथन बी सही है किंतु ए गलत है, कथन ए तथा बी दोनों सही है, कथन ए तथा कथन दो गलत है, कथन ए सही है किंतु बी गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? कौन सा स्थान भारत का सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित होगा? तो इसमें देखिए जो पुरी है वो कहाँ पे, उड़ीसा में है। अमृतसर पंजाब में, उदयपुर, और उदयपुर हो गया हमारा राजस्थान में, पुरी है उड़ीसा में है, और उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के निकट है, तो वहां पे चक्रवात आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकार उसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? कि हाँ हमें बताना है कि हवा उष्मा लेती है, ठीक है, और गर्म होके ऊपर उड़ जाती है। ये अगर कोई हीटर चल रहा हो या कोई गर्म तेल हो उससे भी उष्मा ले रही है हवा, उससे भी गर्म हो रही है। तो ये वाली बात है, ये क्या है, कौन सी क्रिया है ये कि हवा गर्म हो रही है, वो हमें बताना है। तो आप सबको पता है कि क्या होता है हवा में के जो कण, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर एक कण ने किसी से मान लो हीटर से ली या कहीं मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां वो कण पहुंच गया, वो गर्म हो गया, वो इधर उधर गया तो उसके साथ साथ में अगर कोई दूसरा कण टच हुआ तो वो गर्म हो गया। ऐसे एक दूसरे के क्या होते हैं मॉलिक्यूल ऐसे गर्म होते हैं कि पहले एक होगा, फिर वो अपनी उष्मा दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, ऐसे ऐसे करके हवा गर्म हो जाएगी उस एरिया की जहां टेम्परेचर ज्यादा है, और फिर वो ऊपर उठ जाएगी क्योंकि तापमान कम हो ज्यादा होते ही हवा हल्की हो जाएगी, हल्की होते ही वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो हवा ऊपर उठ गई तो क्या हो गया, जो ऐसे पहले कण ये वाला गर्म हुआ, फिर इसने इसको गर्म कर दिया, फिर इसने इसको गर्म कर दिया, तो ये वाली जो क्रिया ऐसे चल रही है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से ऐसे, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, सहवन कहते हैं। कि पहले के बाद में उसने अपना जो उष्मा थी वो दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सेवन क्रिया कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। यानी एक टेबल है, उस पे कोई बुक रखी हुई है, अगर इस पे हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये विराम स्थिति में ही रहेगी, नहीं हिलेगी, ये बात ठीक है। पर इस पे अगर ये विराम स्थिति में है तो बल तो इस पे लग रहे हैं, पहला बल तो ये लग रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। एक ये जो बुक है ये टेबल पे बल लगा रही है, टेबल इस पे बल लगा रही है, पर ये संतुलित क्यों है, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, एक दूसरे को नष्ट कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, विराम की स्थिति में। अगर हमें इसको विराम की स्थिति से हटाना होगा तो हमें और फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये गतिमान हो जाएगी। और हमें बताने की स्थिति, ये विराम स्थिति में है पर इस पे बल लग रहे हैं एक से ज्यादा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। कि जो बुक थी उसने टेबल पे लगाया, टेबल ने बुक पे लगाया, एक दूसरे ने संतुलित कर दिया। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लग रहा है इस पे, पर ये स्थिर है, तो एक दूसरे को संतुलित कर रखा है सभी बलों ने, तो वही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो घर्षण बल तो इस पे कार्य नहीं कर रहा है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, बल तो कार्य कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा क्या है, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, ये वाली बात इसमें सही है कि जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर रखे हैं, तभी ये विराम स्थिति में है। पर एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, बुक द्वारा लगा रहे हैं, मेज लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो बलों का जो जोड़ है वो संतुलित क्यों है, क्योंकि वो फोर्स है एक दूसरे को अपने आप को संतुलित कर रखा है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
भारी अनाजों में भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। पहला कथन तो ये दिया, दूसरा कथन है विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन यानी निषेचन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो भारी जो अनाज होते हैं उनके अंदर जो भूसा होता है, यानी जो उनमें कचरा मिला होता है, उसको हम कैसे करते हैं, हिला हिला के यानी हवा में उड़ा के ऐसे करते हैं कि भारी अनाज है वो वहीं पे गिर जाएगा, जो भूसा होगा वो आगे उड़ के चला जाएगा। तो इस प्रकार वो अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, भूसा ओसाई विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये वाला बात तो इसमें ठीक है कि पहली बात तो ठीक है कि भारी अनाजों से भूसा है वो ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा क्या दिया, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन, और दूसरी क्या दी है, निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा किया जाती है, दरों में जो कण मिले होते हैं यानी दरों में ठोस पदार्थ मिला होता है उसको अलग करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, हम निस्यंदन कहते हैं। कि दरों अलग हो जाए और ठोस जो उसमें कण मिले हैं वो अलग हो जाए, उसको कैसे करेंगे, किस प्रक्रिया द्वारा, निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। और चालन कि मिश्रण में कणों का मिलना, चालन से हिला हिला के अलग करते हैं कि जो भारी होता है वो आगे चला जाएगा, जो हल्का होगा छोटा होगा वो पीछे रह जाएगा, ऐसे वो हो जाएगी हमारी चालन प्रक्रिया। तो दोनों ही बातें आपको पता है कि ठीक है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ए भी सत्य है और बी भी सत्य है, यानी ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर अवस्था में द्रव है तो क्या होगा, सभी दिशाओं में दबाव डालेगा, केवल लंबा दिशा में दबाव डालता है, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है, कि कोई द्रव है। ठीक है, ये द्रव हो गया। तो इस पे जो कोई बिंदु ले लीजिए, उस पे जो बल लगा है वो सभी दिशाओं में लगेगा, बराबर लगेगा। और जो बल लग रहा है वो उसकी गहराई पर, उसकी गहराई पे, द्रव के घनत्व पे और गुरुत्वीय त्वरण सब पे निर्भर करता है। यानी जो बल लग रहा है वो किस पे निर्भर करेगा, उसके गहराई पे यानी डी, डेप्थ। ठीक है, इनटू किस पे, घनत्व पे भी निर्भर करेगा, किस पे, उसके घनत्व पे, डेंसिटी पे भी निर्भर करेगा। और जी, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करेगा। ये तीनों क्वांटिटी मिलके उस बल को निर्धारित करेगी, और वो सभी दिशाओं में इक्वल लगेगा, किसी बिंदु पर लगने वाला बल पर वो उसकी गहराई पर भी निर्भर करेगा, उसके घनत्व पर भी निर्भर करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण उस पर भी निर्भर करेगा। तो सभी दिशाओं में दबाव डालता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा कि सभी दिशाओं में, इधर भी खींचेगा, इधर भी और सभी दिशाओं में लगेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो आपको समतल दर्पण देखते ही क्या पता चल जाता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, जहां पे प्रतिबिंब रखेगा उसकी जो दूरी है लेंस से, और बीम और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी, यानी बीम और लेंस, यहाँ पे बना प्रतिबिंब और उसकी जो दूरी है वो बराबर रहेगी। बीम और प्रतिबिंब के आकार बराबर होता है और आभासी होता है, और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी इसका जो बायां पार्ट है वो उधर दायां दिखेगा और दायां है वो बायां दिखेगा, तो उल्टा बनेगा, इसको पार्श्व भी बोलते हैं। एक समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की हमने देख ली कि क्या क्या विशेषताएं होती है, वो जो बीम का और प्रतिबिंब की जो दूरियां है लेंस से, दर्पण से, वो बराबर होती है, आकार दोनों का बराबर होता है, आभासी होता है और उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, तो ये वाली बात तो गलत होगी, बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, हाँ ये वाली बात ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, उल्टा होता है, ये बात भी ठीक है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये वाली बात भी ठीक है। तो बी सी डी तो इसमें ठीक है, ए गलत। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये तीनों ऑप्शन दिए है बी सी डी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने किए साइंस के 15 क्वेश्चन, जो हमारे 15 क्वेश्चन बच गए हैं इसी पेपर के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।